वाला पार्ट शुरू होगा। और एड्रिनल मेडुला से मैंने आपको बताया कि ये दो सिक्रीशन किए जा रहे हैं जिन्हें मैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन कह रहा हूं, और इन्हें कंबाइंडली कैथेकोलामीन्स कहा जाता है। अब इन्हीं हॉर्मोन्स को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, because adrenal medulla secrete these hormones in state of emergency, and sometimes these hormones help to calm down. कौन कौन सी कंडीशन में? जब आप एंजाइटी हो जाए, आपको, आप बहुत ज्यादा वरीड हो, चिंतित हो किसी बात को लेके, और आप एम्बेरेस्ड हो, ये सारी जगहों पे ये आपको काम डाउन करने में भी मदद करते हैं। अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी या स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहा गया है, यहाँ पे 3 एप्स होते हैं जिन्हें हम लोग फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कहते हैं। इन तीनों कंडीशन में ये आपको हेल्प करेंगे। अब कैसे इनका फंक्शन क्या हो सकता है? तो देखिए, जो एड्रिनलिन है ये मेन हार्मोन है जो इमरजेंसी में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करेगा? तो ये इंक्रीज करता है आपकी अलर्टनेस को, ये आपको अलर्ट बनाएगा। दूसरा, ये आपकी प्यूपिलरी डायलेशन को कराने में मदद करता है। प्यूपिलरी डायलेशन का मतलब है आपका जो प्यूपिल वाला पार्ट है इसको डायलेट करना, मतलब ये जो बीच वाला हमारा जो ब्लैकिश पार्ट होता है ना, दिस इज प्यूपिल पार्ट, तो इसको बड़ा या छोटा करना। तो इसे बड़े करने को डायलेट करना कहते हैं, छोटे होने को कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं। तो प्यूपिलरी डायलेशन कराएगा। और पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है रेजिंग ऑफ हेयर्स। रेजिंग ऑफ हेयर मतलब जो बॉडी सरफेस पे कभी कभी हेयर रेज कर सकते, उस चीज को पाइलो इरेक्शन कहा जाता है। उसके अलावा ये इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा और इंटर्न ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। उसके अलावा ये डायलेट करता है ट्रैकिया को, ताकि ज्यादा अमाउंट में एयर हमारे लंग्स तक पहुंच सके। इट ऑल्सो डायलेट्स ट्रैकिया as well as increases breathing rate। ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने में भी ये रोल प्ले करता है। उसके अलावा बेटा ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, मीन्स इट इज हाइपर ग्लाइसेमिक इन नेचर। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे बढ़ाएगा? तो ये इंड्यूस कर सकता है या स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये ग्लूकोज को, या सॉरी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके
ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम जो है ये करेगा। हाँ, एक काम और कर सकता है, ये इंक्रीज करेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ये बीएमआर को भी बढ़ा देगा थोड़े टाइम के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाए या सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाए। और जितना ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा या उसका रेट बढ़ेगा, उतनी ज्यादा एटीपी सिंथेसिस हमारी बॉडी कर पाएगी। ये सारी चीजें कर रहा था हमारा एड्रेनलिन। अब ये कैसे कर रहा है, सपोज करो कोई भी एक इमरजेंसी कंडीशन सोच लीजिए, और इमरजेंसी में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है वो सोचिए। देखिए, इमरजेंसी वाली कंडीशन ये ऐसे भी हो सकती है कि किसी ने आपको अटैक किया हो। अब सपोज करो कोई आपको अटैक करेगा, तो उस कंडीशन में या तो ये होगा कि आप काउंटर करेंगे उसे अपने आप को बचाव करने के लिए, या आपको लगता है कि अगर मैं काउंटर नहीं कर पाऊंगा तो आप वहां से सेफली निकलने की कोशिश करोगे। लगता है कि भाई सामने वाले बहुत सारे हैं, उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, एंड यू नो कि यू कैन नॉट फाइट विद देम, तो आप वो वाला रूल लागू करेंगे, तो आपको वहां दौड़ लगानी पड़ सकती है। अब जब दौड़ लगाएंगे तो दौड़ लगाने के लिए चाहिए आपकी मसल्स को बहुत भरपूर प्रचुर मात्रा में एनर्जी, और वो एनर्जी कैसे मिलेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन को बढ़ा के। अब सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसे नहीं हो सकता बिना ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन लेना है तो ट्रैकिया को डायलेट करा गया ताकि आप सांस ज्यादा लें, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाया गया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एयर को अंदर इनटेक कर पाए। अब आपने एयर तो इनटेक कर ली, लेकिन उन्हें सेल्स तक मसल्स तक पहुंचाना भी है, तो उसे पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड। तो ब्लड को बार बार जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा या हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा काम, हार्ट, देखो ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा तो ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा तो सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हुआ, और सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो रेस्पिरेशन करने के लिए सबस्ट्रेट भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही रेस्पिरेशन हो जाएगा, तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, ताकि उसी ग्लूकोज को रेस्पायर कर दिया जाए और एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाए, और वही एनर्जी आप क्या करेंगे, यूज करेंगे या तो लड़ने में या दौड़ने में। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन होती है, तो ये आपको भली भांति पता है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर की हो, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर की हो। मतलब एक्सोक्राइन पार्ट में तो ये पैनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को। अच्छा, एक बात बताइए, इनमें से डक्टलेस और डक्ट विद डक्ट वाला पार्ट कौन सा होगा, दिस वन इज विद डक्ट, ये डक्टलेस होगा। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होगा इसके अंदर वो विद डक्ट होता है। मुझे अविनाश की याद आ गई ना, विद डक्ट है। और जो एंडोक्राइन पार्ट होगा वो डक्टलेस होगा। और यहां से, अच्छा, एंडोक्राइन पार्ट में ना कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स को बेटा हम लोग आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है बेटा, इसमें हमारी जो है ना 1 से 2 मिलियन सेल होती हैं, 1 to 2 मिलियन सेल्स होती हैं, जो पूरी पैनक्रियाज का केवल 2% होता है। मतलब 98% पार्ट जो पैनक्रियाज में है वो एंडोक्राइन, सॉरी एक्सोक्राइन पार्ट है, जो पैनक्रियाटिक जूस को बना रहा है, और लगभग 2% पार्ट जो है वो एंडोक्राइन है, जो आपका बेसिकली क्या कर रहा है, हार्मोन्स को बना रहा है। अब इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 सेल्स होती हैं बेसिकली। एक सेल होती है जिसे कहा जाता है अल्फा सेल, और एक होती है जिसे कहा जाता है बीटा सेल्स। तो इन्हें कह देते हैं अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, उन्हें कह देंगे बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस।
तो अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम लोग ग्लूकागॉन कहते हैं, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन को जिसे हम लोग इंसुलिन कहते हैं। अब हमें जानना है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के फंक्शन के बारे में। तो इसे समझाने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको बताना चाहता हूं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला टर्म जो मैं आपको बताऊंगा, एक तो मैं लिख रहा हूं ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक टर्म लिख रहा हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस, एक लिख रहा हूं मैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, एक टर्म लिख रहा हूं मैं लिपोलाइसिस, एक टर्म लिख रहा हूं मैं ग्लाइकोजेनेसिस, एक टर्म लिख रहा हूं मैं लिपोजेनेसिस। ये सारे टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स के हम लोग को नाम और ये पता करने हैं। इस तरह से लग रहे बहन भाई से सारे, छोटे बड़े बहन भाई होते हैं। हाँ देखो, अब इनके बारे में जानिए। सबसे पहले देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है, देखो ना इधर, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का है प्रोटीन या फैट, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा ग्लाइकोजन। तो इससे अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अगर ग्लाइकोजन टूट जाता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज बनता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। लाइसिस टर्म का मतलब है टूटना, जेनेसिस टर्म का मतलब फॉर्मेशन होना या बनना। तो जहां पे भी जेनेसिस आएगा और उसके आगे जो लिखा है जैसे ग्लूको, मतलब ग्लूकोज का नियो जेनेसिस, नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। कहां से हुआ? आइदर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अब जैसे प्रोटीन टूट के बनी है तो प्रोटियोलाइसिस, फैट हुआ है तो लिपोलाइसिस। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन सोर्स से ग्लूकोज बन गया। अब इसी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस का तो मतलब सिंपली आप जानते ही होंगे। अगर ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन हो जाए और पायरुवेट बन जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये पढ़ेंगे भी, इसका पूरा एक पाथवे है हमारा। सेलुलर रेस्पिरेशन एक चैप्टर है आपका, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है क्या? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि जो ग्लूकोज है उससे ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। लिपोलाइसिस का मतलब है फैट या लिपिड्स का टूट जाना, लिपिड का ब्रेक डाउन हो जाना। और लिपोजेनेसिस का काम होता है लिपिड या फैट की फॉर्मेशन होना, फैट की फॉर्मेशन होना। तो ये टर्म है जो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब इन टर्म का फ्रीक्वेंटली यूज होगा। कैसे होगा तो उस बात को देखिएगा। देखिए, मैं एक तरफ लिख रहा हूं ग्लाइकोजन और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं इंसुलिन। ग्लाइकोजन और इंसुलिन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसे जानेंगे। देखिए, ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि, नहीं मैंने ग्लाइकोजन लिख दिया, ग्लूकागॉन लिखना था मुझे यार। ग्लूकागॉन और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं इंसुलिन।
अब इन दोनों के फंक्शंस को आपको जानना है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों काम किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको पहला डिफरेंस तो ये बता दिया है कि इसको बनाने वाली सेल्स कौन सी है, अल्फा सेल, और इसे बनाने वाली सेल कौन सी है, बीटा सेल्स। ये तो क्लियर है, अल्फा सेल और बीटा सेल्स क्या होती है, क्या करेंगे। ये जो ग्लूकागॉन है ये बेसिकली क्या करेगा, ये हाइपरग्लाइसेमिक नेचर का होगा या हाइपरग्लाइसीमिया करेगा, और इंसुलिन इसका अपोजिट काम करेगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि एक तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा और एक ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, एक ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये दोनों काम कब करते हैं, तो ये काम करता है जब आप फास्टिंग में होते हो, जब आप फास्टिंग पीरियड में होते हो। जैसे अभी आप फास्टिंग पीरियड में हो, कुछ नहीं खा रहे हो, इस दौरान आपको एनर्जी या मुझे एनर्जी कहां से मिल रही है, जो मेरी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन के ऊपर ये ग्लूकागॉन एक्ट कर रहा है, और ग्लूकागॉन एक्ट करके वहां पे क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहा है या ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है, जिससे नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है और वो ग्लूकोज मेरी बॉडी यूज कर पा रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको। और जब हम लोग फूड कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद में सिक्रीट होता है इंसुलिन। दोनों के काम अलग अलग है। मैंने क्या बताया, फास्टिंग पीरियड में ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ, और इंसुलिन कब सिक्रीट हुआ, जब आपने मील ले लिया, आफ्टर टेकिंग फूड, आपने जब खाना खाया उसके बाद में ये सिक्रीट होगा। दोनों के अपोजिट काम है एक दूसरे से। अब ये कैसे कैसे काम करेंगे, तो देखिए, ये जो ग्लूकागॉन है, ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करा के ग्लूकोज बना देगा। तो ग्लाइकोजन अगर टूटेगा तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और अगर ग्लूकोज बनता है तो उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है जी, तो ये कर रहा था। अच्छा, ये एक्ट किसके ऊपर कर सकता है ये सारे काम करवाने के लिए, तो ये एक्ट करेगा हिपैटोसाइट्स के ऊपर। हिपैटोसाइट्स लिवर की सेल्स को कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्लाइकोजन है ना वो लिवर के ऊपर स्टोर्ड होता है बेटा। और साथ में एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स होती हैं वो सेल जहां पे एडिपोस टिश्यू होता है। एडिपोस टिश्यू में जनरली फैट का एक्यूमुलेशन या फैट का स्टोरेज होता है। तो या तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाएगा यहाँ पे, कहां पे, लिवर के पास में ग्लाइकोजन स्प्लिट होगा, और अगर फैट को या लिपिड को तोड़ना है तो ये इस एडिपोसाइट के ऊपर एक्ट करेगा, और इनसे दोनों से क्या सिक्रीट करवाना है, इसे ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को सिक्रीट करा के क्या करेगा, उस ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगा। क्लियर है मेरी बात आपको। एक काम और करेगा, ये इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब सेल्स ग्लूकोज के अपटेक को कम से कम कर पाए ताकि वो ब्लड के अंदर मेंटेन रहे। इसीलिए आप जब बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाते हो तो ब्लड ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्लूकोज कम होगा तो आपको क्या होगा, चक्कर जैसे आने लग जाएंगे। क्यों, ग्लाइकोजन जो काम कर रहा था वो करता रहेगा, और जो ग्लूकोज आपकी थी वो लगभग सारी खर्च हो चुकी है। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता चला जाएगा, तो उसमें आदमी फेंट हो जाता है। और जनरली ऐसे भी होता है, जैसे कोई पर्सन डायबिटिक है और वो जो डोज उसको टैबलेट की दी गई है वो उसमें एक्सेसिव डोजेस ले ले तो उसके कारण उसकी आसानी से डेथ हो जाएगी, बहुत आसानी से। मतलब सपोज करो जहाँ पे उसको एक टैबलेट लेनी है वहाँ उसने 2 या 3 टैबलेट ले ली, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि उसमें उसको जो है चक्कर आ जाएंगे बहुत ज़्यादा।
तो ये क्या करते हैं, ये आपके फास्टिंग पीरियड में एक्ट करते हैं और ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। और इसी का अपोजिट काम इंसुलिन करेगा, ये फूड को लेने के बाद में। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्लड से कम करना है तो उसको किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर्ड होगा, लिवर के ऊपर। लेकिन अब सपोज करो मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को इसने क्या किया, ग्लाइकोजेनेसिस करवा दिया। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाना, और ये ग्लाइकोजन लिवर के पास में स्टोर्ड हो गया। लेकिन हमारी बॉडी की एक लिमिट भी तो होगी कि भाई इतना ग्लाइकोजन स्टोर होएगा, उससे ज्यादा नहीं होएगा। तो अगर ग्लाइकोजन मतलब की कैपेसिटी खत्म हो गई, इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं हो सकता। मतलब जैसे सपोज करो कोई आदमी है जिसका वर्क आउटपुट तो कम है और ठूस वो ज्यादा रहा है, मतलब खाना ज्यादा खा रहा है और बाहर काम वाम वो कम कर रहा है, लेथार्जी जगह पड़ा रहता है, बस जीवन जी रहा हो अपना, भाड़ में गई दुनिया, अपना खाना वाना खाया, अपना सोया, मस्त रहता वो। तो देखो अब उसकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की जो शॉर्टेज है वो तो होगी नहीं, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट है। अच्छा वो इतना काम वाम भी नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है मस्त, तो वो खत्म हो नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सेसिवली ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाता है वो क्या करता है, लिपोप्रोटीन बना लेता है, वो लिपोप्रोटीन बना लेता है। ये लिपोप्रोटीन क्या होती है, ये एक तरीके का लिपिड या फैट का टाइप समझ लीजिए। और ये लिपोप्रोटीन के भी टाइप्स होते हैं, एलडीएल, बीएलडीएल, एचडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यही लिपोप्रोटीन अब क्या करेंगी, ब्लड के साथ में जाएंगी एडिपोसाइट्स के पास में या एडिपोज टिश्यूज के पास में, और वहां पे ये फैट बना लेंगी और स्टोर हो जाएंगी। फिर वो आदमी मोटा होना शुरू हो जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई कि आदमी के अंदर फैटी टिश्यूज क्यों बढ़ते हैं या वो फैटी क्यों होगा। फैटी इसलिए होगा क्योंकि जो ग्लूकोज था उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया गया। अब ग्लाइकोजन की जो इतनी कैपेसिटी उसको स्टोर करने की थी उससे ज्यादा अमाउंट में वो कंजप्शन कर रहा है, जिस वजह से वो क्या होगा, वो लिपोप्रोटीन या फैट बन जाएगा और ब्लड के साथ ट्रेवल करके कहाँ पहुंचेगा, एडिपोज टिश्यूज में, और एडिपोज टिश्यूज में वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। है जी बेटा। फैटी लीवर का मतलब है उस मतलब एक तो दो चीजें हैं, एक तो होता है सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब है कि लिवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं ज्यादा शराब पीने से। और दूसरा फैटी लीवर का मतलब है कि फैट के ऊपर इसके लिवर के ऊपर ग्लाइकोजन का और ये लिपिड्स का ज्यादा स्टोरेज हो जाने की वजह से उसे फैटी लीवर कहा जाता है। और यही जो ये सारी चीजें हैं, लिपोप्रोटीन या फैट, ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लड वेसल्स में भी एक्यूमुलेट होंगी। इसीलिए फैटी लीवर कह रहा हूँ, जो जिन लोगों के वजन बहुत ज्यादा होता है उनके साथ में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी जुड़े होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करेंगे, जाके आर्टरी के ल्यूमन को भी तो कम करेंगी ना, पतला कर वो बीच में ब्लॉकेज ले आएंगी। तो ब्लॉकेज लाने की वजह से वहां पे उसके साथ में कार्डियक अरेस्ट और ये सारी समस्याएं वाली या मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाली कंडीशंस बढ़ जाएंगी। क्लियर है मेरी बात आपको। तो यहाँ पे जो ये इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन है उसे बनाएगा और जो ग्लाइकोजन नहीं बन सकता उसको बाद में वो फैट में कन्वर्ट करवा देगा। तो फैट बनेगा तो उसे क्या कह देंगे, लिपोजेनेसिस को करवाएगा। क्या करवा देगा, लिपोजेनेसिस को बड़ा करवा देगा। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया था, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को रोक दिया था। ये क्या करेगा, ये चाहेगा नहीं ब्लड में ग्लूकोज रहे, ये चाहेगा वो ग्लूकोज जल्दी से सेल अपटेक करे और उसको रेस्पायर कर दे। क्लियर है मेरी बात। तो ये इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करेगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के
सेलुलर अपटेक को और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है मेरी बात आपको? दूसरा, जैसे ये क्या कर रहा था, ग्लूकोज के बस ये इसको क्या करना था, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना है, ग्लूकोज को बनाना है। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है, फैट भी हो सकता है। ये क्या करेगा, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज के बनने को बंद करवा देगा, मतलब ये इनहिबिट करता है किसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज के बनने को भी कम कर देता है। अब इसी के साथ में जुड़ी हुई एक बीमारी है जो मैं आपको पहले भी शायद एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि अगर बीटा सेल्स डैमेज हो जाएं या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से वहां पे इंसुलिन ना बने या इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा, हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। दूसरा, जब ये शुगर ब्लड में ज्यादा रहेगा तो इट ऑल्सो अपीयर इन यूरिन, तो ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन। फिर मैंने आपको बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन इनमें ज्यादा हो जाएगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था एक बार, जिसमें बताया था आपको कि इस तरीके से वो ऑस्मोलैरिटी वाला चक्कर था, ग्लूकोज ल्यूमन में ज्यादा रह जाएगा तो वाटर वापस रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा, जिससे ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन रहेगा, तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा। यूरिन फॉर्मेशन को मैंने क्या कहा था, पॉलीयूरिया। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों के अंदर कीटोन बॉडीज ज्यादा बनती हैं, तो कीटोन बॉडीज बनने की वजह से कीटोन यूरिया होगा, कीटोन यूरिया होगा। ये सारी की सारी समस्याएं थी जो मैंने आपको बताई थी, जो डायबिटीज के साथ जुड़ी हुई थी। अब हाँ, उसको हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा, ये ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोस यूरिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अपीयर होना। अब डायबिटीज के भी दो टाइप बताए गए थे आपको, डायबिटीज मेलाइटस के भी टाइप बताए गए थे। बाकी एक डायबिटीज और पढ़ाई गई थी आपको, एडीएचई डेफिशिएंसी से होने वाली डायबिटीज, कौन सी थी, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में केवल यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है, मेरी बात समझ पा रहे हो? वहां पे ये बहुत सारे सिम्टम्स जितने हैं ना, कि ब्लड शुगर का बढ़ जाना या यूरिन में ग्लूकोज का अपीयर होना या कीटोन बॉडीज का बनना, ये सब डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं होता। लेकिन हाँ, डायबिटीज मेलाइटस के जो दोनों टाइप्स हैं जो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनके अंदर ये सारे सिम्टम्स होंगे। हाँ जी, हाँ, कुशिंग सिंड्रोम में भी हो रहा था, मैं डायबिटीज के टाइप्स की बात कर रहा था, कुशिंग में भी था लेकिन मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ये दो टाइप की होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2, टाइप सेकंड। तो जो टाइप 1 है उसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज नोन एज IDDM। और टाइप 2 का होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट
डायबिटीज मेलाइटस, या इसे कहते हैं IIDM। इस वाली को के अंदर किसी भी तरीके का इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में नहीं होता, नो इंसुलिन प्रोडक्शन इन पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट की बॉडी में कोई भी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन का तो प्रोडक्शन होगा, इंसुलिन का तो प्रोडक्शन होता है, अकर्स, बट इंसुलिन रिसेप्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन। और ये जो टाइप 2 है ये लाइफस्टाइल ओरिजिनेटेड है, ये लाइफस्टाइल ओरिजिनेटेड डिजीज है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से होता है। जो लोग कम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनके साथ में ये टाइप 2 डायबिटीज, और आज की डेट में सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज यही है। तो इस वाली को ट्रीट करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में इंसुलिन को इंजेक्ट करेंगे। इंसुलिन को क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा आफ्टर टेकिंग फूड, ठीक है। इस वाली में इंसुलिन तो बन रही है बॉडी के अंदर, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करेंगे, जो इंसुलिन रिसेप्टर को रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। इंसुलिन के लिए, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे काम थे जो आपको जानने की बात थी। है बेटे, शुगर फ्री की मतलब तू क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात मेरे को समझ। दरअसल मेरी बात सुनिए, उसमें कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए गए होते हैं जो उनके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएंगे। जो तुम कह रहे हो ना, वो ब्लड शुगर को कम करने का काम करते हैं। शुगर फ्री का मतलब तो ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे कार्बोहाइड्रेट, अब जरूरी थोड़ी है कि वो शुगर खाएगा तो ही, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स, उन लोग पोटैटो भी खाएंगे ना, पोटैटो तो मीठा नहीं होता, लेकिन वो भी उनके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। वो नॉर्मली कोई भी ऐसा फ्रूट खा लें जो कार्बोहाइड्रेट रिच है, वो उनके लिए समस्या है। ऑब्वियस सी बात है, चावल से भी उनको समस्या है। जो भी ज्यादा चीज कार्बोहाइड्रेट, चावल तो स्टार्च है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है उससे उनको समस्या है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स उनको कंज्यूम करना है, और वो ट्रीटमेंट इंसुलिन का है ही है। और इस वाले में ज्यादा ट्रीटमेंट, एक तो ड्रग्स दिए जाएंगे, ये वो ड्रग का नाम है जो ये करता है। अब जितनी भी बात मैंने बताई है, इन सारी बातों को इधर भी समझ लीजिए। हाँ, है जी बेटा। नहीं, क्यों होगी वहां पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी? अरे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से हो रहा है ना मेरे भाई। तो वो यूरिन के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को करवाना। अब वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नहीं करवा पा रहे, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ रही है।
वो रीजन बिल्कुल अलग है और ये एंटायरली रीजन अलग है। थोड़ा सा एक बार उसे दोबारा पढ़ो तो शायद मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो जाए। अब नहीं तो पुशिंग करते रहना, होना कुछ नहीं है उससे, ठीक है। अब जब भी एड्रिनल ग्लैंड याद करनी हो तो आप अविनाश को याद करना। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे सुनिएगा, एड्रिनल ग्लैंड कैथेकोलामीन हार्मोन को रिलीज कर रहा है। ये दो हार्मोन है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इनका नया नाम ये है, पुराना नाम वो है। अब ये रैपिडली सिक्रेट होते हैं किसके रेस्पॉन्स में? स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन में। इसीलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कह रहे हैं। और ये हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहलाते हैं। ये क्या क्या करवा सकते हैं? अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन या पाइलोरेक्शन, स्वेटिंग, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देना या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कराना और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देना। उसके अलावा ये ग्लाइकोजन को भी ब्रेक डाउन करवा के इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और लिपिड और प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन कराएंगे। मतलब किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये ग्लूकोज को बनाने का काम करेंगे जिससे कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ सके। अब आती है पेनक्रियाज की बारी। पेनक्रियाज मैंने बताया था कंपोजिट या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जिसके दोनों रोल है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। और इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैन होती है जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है। ये लगभग 1 से 2 मिलियन होती है, जो 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करेंगी, बीटा सेल इंसुलिन को करेंगे, और इन दोनों का काम है क्या करना? ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को करना। जैसे थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को करवा रहे थे। अब ग्लूकागॉन का काम क्या है? ये हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और वहां पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। और उसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है किस चीज को? ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मतलब ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस को। उसके अलावा ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। और इसी का एंटागोनिस्ट है, मतलब अपोजिट काम कर रहा है इंसुलिन। ये एक्ट कर रहा है हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स पे और एनहांस कर रहा है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को। वहां पे क्या कर रहा था? रिड्यूस कर रहा था। ये क्या कर रहा है? एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ब्लड ग्लूकोज रैपिडली मूव टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, मतलब ब्लड ग्लूकोज को ये हेपेटोसाइट पे भेजेगा या एडिपोसाइट्स पे भेजेगा। हेपेटोसाइट्स पे ग्लाइकोजन बनेगा और एडिपोसाइट्स पे फैटी लिपिड्स की फॉर्मेशन होगी, और इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। तो ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है डायबिटीज मेलाइटस में कि एक डिसऑर्डर है जो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होगा। और इसमें क्या क्या होता है? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड लाइक कीटोन बॉडीज। एंड इस टाइप 1 डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो है इंसुलिन को इंजेक्ट करना, जिसे इंसुलिन थेरेपी कहा गया है। तो आप